नमस्कार। अभी हाल ही में अमेरिका की संसद के अंदर एक बहुत अजीब सा बिल पेश किया गया। उस बिल के तहत ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां स्टेट 51st स्टेट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अब देखिए, देखने में यह बिल आपको बहुत व्यवहारिक नहीं लगेगा, बहुत अजीब सी बात लगेगी कि दूसरे किसी देश को अपने अंदर मिलाने के लिए यह बिल पेश किया गया है। अब यह बिल पास होगा नहीं होगा, बिल के पास होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि बिल पास होगा नहीं होगा, महत्वपूर्ण यह है अमेरिका ने जो अपनी इंटेंशन दिखाई है, जो मंशा दिखाई है अमेरिका की सरकार ने, कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड कितना इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न यह है कि ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अमेरिका के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। दूसरी बात, ट्रंप के पास किस किस तरीके की ऑप्शंस हैं ग्रीनलैंड को अपने अंदर मिलाने के लिए। तीसरी बात, हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा, हमें ग्रीनलैंड के बारे में जानना पड़ेगा, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के रिलेशंस के बारे में हमें जानना पड़ेगा, जिससे कि वो जो ऑप्शंस है ना अमेरिका की, वो क्लियर हो पाए कि वो किस तरीके से काम कर पाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हम थोड़ा सा ग्रीनलैंड के बारे में जान लेते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख से 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो ग्रीनलैंड एरिया वाइज एक बहुत बड़ा आइलैंड है, लेकिन इसका 80% एरिया बर्फ से घिरा हुआ है। यानी कि उसका कुल 20% एरिया ऐसा है जहां पे लोग रह सकते हैं। वहां की जो पब्लिक है, पॉपुलेशन, वो लगभग 55,000 लोग हैं वहां पे। तो एरिया वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से है कि वहां पे केवल 55,000 लोग ही रहते हैं। अब देखो, हमें यह जानने की जरूरत है कि उसकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से है। पहली बात है उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन, अटलांटिक में भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में यह है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड यह है आइसलैंड और यह है आपका यूके। ठीक है, तो ग्रीनलैंड से अगर मैं एक लाइन खींचूं, ये वाली चोक पॉइंट है किसी भी शिप के जाने के लिए। तो रूस के जो शिप हैं वो यहां से जाते हैं, चाहे वो व्यापार के लिए हो, चाहे वो उसकी फ्लीट हो, यानी कि उसकी नेवी हो, तो वो सब जाता है यहां पे। और उसे अपने व्यापार के लिए आना पड़ेगा यहां पे नॉर्थ अटलांटिक में। नॉर्थ अटलांटिक का जो ये वाला जो तट है, यहां पे है सारे यूरोपियन कंट्रीज। तो जो गैस या कोई और बिजनेस है वो सारा यहां पे आएगा, तो उसे आना पड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। यानी कि बहुत कन्वीनियंट रास्ता है रूस के लिए, है ना। और यहां से ग्रीनलैंड आइलैंड और यूके से होते हुए हम इसे रोक सकते हैं। तो इस वजह से जो ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है अमेरिका के लिए। दूसरी चीज, जो ग्रीनलैंड है, अगर अब आप इसकी देखें तो ये अमेरिका के जस्ट फ्रंट में है। अब अगर रूस अपनी मिसाइल यहां से छोड़ता है, जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, जो सबसे छोटा रास्ता है रूस के लिए अमेरिका पे हमला करने के लिए, अगर वो मिसाइल छोड़ता है तो भी ग्रीनलैंड बीच में आता है। तो ग्रीनलैंड पे अमेरिका ने अपना मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी लगा रखा है। तो इस तरीके से जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के वर्चस्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन अमेरिका ने ऑलरेडी ग्रीनलैंड में अपने बेसिस बनाए हुए हैं, ग्रीनलैंड में भी बनाए हुए हैं और आइसलैंड में भी बनाए हुए हैं, अपना मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी लगा रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब ऑलरेडी ग्रीनलैंड के साथ इसके रिलेशंस हैं अमेरिका के, तो फिर ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कहां से आई। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन यह कारण असली कारण नहीं है जिसकी वजह से अमेरिका इस पे अधिकार चाहता है। तो रियल कारण क्या है, रियल कारण है जो हमारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, उसके लिए जो क्रिटिकल एलिमेंट्स चाहिए, वो ग्रीनलैंड की धरती पे। अब रेयर अर्थ मेटल्स क्या है, देखिए, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनमें से कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो मैग्नेट ग्रेड के होते हैं। मैग्नेट ग्रेड से क्या मतलब है कि उनसे कमर्शियली मैग्नेट बनाया जाता है। वो मैग्नेट बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल होता है, उसके साथ साथ वो बहुत छोटा होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर को वो झेल सकता है। जो हमारी जो फ्यूचर की जो इंडस्ट्री है, जो हमारी हाईटेक इंडस्ट्री है, उसमें मैग्नेट्स का यूज है। मैग्नेट्स का यूज मोटर्स में होता है। अब अगर रेयर अर्थ मेटल्स के बिना उन मोटर्स को बनाया जाएगा तो वो मोटर्स बड़ी भी होंगी और भारी भी होंगी। तो रेयर अर्थ मेटल्स की ये वाली इंपॉर्टेंस है। तो उन मोटर्स को, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं,
जो हमारी ग्रीन एनर्जी के लिए जो विंड टर्बाइन्स हैं, जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज है, डिफेंस इंडस्ट्रीज में चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो, चाहे ड्रोन सिस्टम हो, चाहे रडार सिस्टम हो, सब जगह वो यूज होता है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वहां पे भी उसका पूरा यूज होगा। तो ये होगा रेयर अर्थ मेटल्स। तो जो ये रेयर अर्थ मेटल्स है ना, रेयर से क्या मतलब है कि ये हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है, ये कहीं कहीं पे ही अवेलेबल है। और ये क्योंकि ग्रीनलैंड में अवेलेबल है इसलिए उसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरी चीज जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे जो हमने बात की थी हमारे पिछले वीडियो में सिल्वर की, कि सिल्वर के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, तो हमने सिल्वर के वहां पे यूज बताए थे सारे। तो सिल्वर बहुत हाई कंडक्टिविटी वाला मेटल है, बहुत हीट रेजिस्टेंट है। तो जो हाईटेक इंडस्ट्री है उसमें एक तो सिल्वर और एक ये रेयर अर्थ मेटल्स, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका को इनकी जरूरत है। अब जो मेन प्रॉब्लम है अमेरिका के साथ वो क्या है, ये जो इंडस्ट्री है हाईटेक इंडस्ट्री, इसके लिए जो मेटल्स चाहिए उस पर कंट्रोल चीन का है। 70 से 90% ग्लोबल की मार्केट का कंट्रोल चीन के पास है, चाहे वो प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे वो रिफाइनिंग की बात हो। अगर रॉ मटेरियल किसी और कंट्री में भी है तो उसकी प्रोसेसिंग चीन में होती है। तो चीन पे डिपेंड है अमेरिका। अब अगर आपने देखा होगा कि ट्रंप सबको धमका देते हैं टैरिफ को लेके, लेकिन चीन को नहीं धमका पाते। चीन से जैसे ही टैरिफ की बात करते हैं तो वो रेयर अर्थ मेटल्स की बात करता है। तो जैसे ही ट्रंप कहते हैं कि आप पे इतना टैरिफ लगेगा, तो वहां से जवाब आता है कि हम आपका रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक देंगे। तो इस वजह से अमेरिका जो है चीन को काबू में नहीं कर पा रहा। तो ग्रीनलैंड को अगर अमेरिका काबू में कर लेता है तो उसकी डिपेंडेंस चीन पे खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इस वजह से ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो ऑप्शंस अमेरिका यूज करेगा ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने के लिए, उसके लिए एक चीज जरूरी है कि हम डेनमार्क और ग्रीनलैंड के आपस के रिश्ते जाने, कि यहां पे डेनमार्क से बात क्यों की जा रही है। दरअसल किसी समय में 1721 से पहले तक ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता था, उसका अपना कल्चर होता था, है ना। वहां के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। 1721 के अंदर डेनमार्क और नॉर्वे, देखिए किसी टाइम में पहले डेनमार्क और नॉर्वे का कंबाइंड राज्य होता था, वहां का एक राजा होता था। तो उन लोगों ने मिलकर यहां पे मिशनरीज भेजने चालू किए। मिशनरीज ने कन्वर्जन का काम किया। इसके साथ साथ वहां का जो ट्रेड है, अब देखिए वो तो लोकल लोग हैं, है ना, अपने हिसाब के ही ट्रेडिंग करते थे, अपने हिसाब के काम धंधे करते थे। उनका जो ट्रेड है उस पर कंट्रोल करना चालू कर दिया। तो एक समय आया जब ग्रीनलैंड के लोगों की जो खुद की आइडेंटिटी थी, उनकी जो खुद की संस्कृति, रीति रिवाज थे, वो धीरे धीरे डेनमार्क के कंट्रोल में आने लगे, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो सारा डेनमार्क से कनेक्ट हो गया, यानी कि डेनमार्क पे डिपेंड हो गया। अब 1814 के अंदर डेनमार्क और नॉर्वे अलग अलग हो गए, तो ग्रीनलैंड आ गया डेनमार्क के हिस्से में। 1953 के अंदर देखिए अब क्या हुआ कि जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन थी ग्रीनलैंड की, वो डेनिश से मतलब है जो डेनमार्क के जो एजुकेशन है, तो डेनिश एजुकेशन, डेनिश कल्चर और डेनिश के लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में मिक्सअप होने लग गए, यानी कि उन्हें उनकी आदत हो गई। वो अपना कल्चर भूल के पूरी तरीके से डेनमार्क के कल्चर पे, उनके लॉ एंड ऑर्डर पे, उस पर डिपेंड होने लगे। तो ग्रीनलैंड के लोगों को पता ही नहीं चला कब डेनमार्क की संस्कृति, डेनमार्क का कल्चर उन पे हावी हो गया, यानी कि उनको यही नहीं लगा कि ये लोग बाहर से आए हैं, वो उनके अंदर मिक्सअप हो गए। इसकी वजह से 1953 के अंदर डेनमार्क ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया और ग्रीनलैंड को अपना ही एक राज्य डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो 1979 के अंदर उसको होम रूल, अपना रूल मिल गया, और 2009 के अंदर उसको अपनी गवर्नमेंट मिल गई, यानी कि अपना अलग प्राइम मिनिस्टर, उनका अपना सब कुछ सिस्टम। लेकिन उसकी डिफेंस नीति है, उसकी जो विदेश नीति है, वो डेनमार्क के पास रहा। लेकिन अब अगर हम इसकी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें ग्रीनलैंड की, तो वो काफी कम डेवलप्ड है बाकी यूरोप के मुकाबले में। उसका एजुकेशन सिस्टम, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है वो काफी कमजोर है, उसकी इकोनॉमी कंपैरेटिवली कमजोर है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, कि ट्रंप के पास, अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में ले सके। पहली बात, अमेरिका ने अपनी ही पब्लिक को कन्विंस करना सबसे जरूरी समझा, इसके लिए वो बिल संसद के अंदर लाया गया।
देखिए जो अमेरिकन सरकार है वो सबसे पहले अपना मॉरल ग्राउंड सेट करती है, वहां की पब्लिक को कन्विंस करती है, मेंटली तैयार करती है। ऐसा ना हो कि पब्लिक को ही ये लगे अमेरिका की कि हमारी सरकार जो है वो किसी पे जिससे हमारे रिलेशन अच्छे हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है। तो पहले मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है अपनी ही पब्लिक को। खुद को अमेरिका की सरकार पब्लिक की नजरों में मॉरली राइट दिखाना चाहती है, अपने आप को हीरो दिखाना चाहती है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरी बात, अभी हाल ही में ट्रंप साहब ने कहा कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर फोर्स भी यूज कर सकता हूं अगर जरूरत पड़ी। अब इस ऑप्शन के बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो एक पूरा डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जो एक डिफेंस का मैकेनिज्म है यूरोप और अमेरिका के बीच में, जो यूएसएसआर से रक्षा के लिए नाटो सिस्टम बनाया था, है ना, उसको यहां पे खतरा है, वो बिल्कुल ढह सकता है वो वाला सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि ट्रंप इसके बारे में नहीं जानते कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। अब यहां पे एनालिस्ट क्या कहते हैं कि ट्रंप को सब पता है, लेकिन ग्रीनलैंड पे यूरोप पे प्रेशराइज बनाने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, जिससे कि वो लोग जो दूसरी ऑप्शंस हो सकती हैं उन पे काम करें, उन पे सोचें। तो इसका पर्पस केवल इतना बताया जा रहा है। अब देखिए जो बेस्ट फिजिबल ऑप्शन है, जो अमेरिका के लिए बहुत कंफर्ट वाली सिचुएशन है, वो क्या है कि वहां की सरकार के साथ मिलकर, डेनमार्क की सरकार के साथ मिलकर कोरोबोरेट करके, क्योंकि देखो रिलेशन पहले से ही अच्छे हैं, क्योंकि वहां पे अमेरिका के ऑलरेडी बेसिस है ग्रीनलैंड पे, तो संबंध बहुत अच्छे हैं। तो उनके साथ कोरोबोरेट करके, उनके साथ मिलके वो खान खोद ले और वो रेयर अर्थ मेटल से निकाल ले। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, इससे अमेरिका को तो फायदा होगा, लेकिन जो ट्रंप हैं उनकी पर्सनल इमेज को, उनको जो डोमेस्टिकली एडवांटेज चाहिए वो नहीं हो पाएगा। भाई ये वाला काम तो अमेरिका की कोई भी सरकार कर सकती है, तो ट्रंप ने अपने लेवल पे स्पेशल क्या किया। तो इसलिए इस ऑप्शन को जो बताया जा रहा है ट्रंप बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे ट्रंप को डोमेस्टिकली पॉलिटिक्स में बहुत एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये एक ऑप्शन है जो काफी फिजिबल ऑप्शन है, लेकिन ये काफी पीछे है, क्योंकि इससे कोई विजिबल क्रेडिट ट्रंप साहब को नहीं मिलने वाला। अब देखिए और ऑप्शंस क्या है। एक उन्होंने बात बोली कि हम ग्रीनलैंड को परचेज कर लेंगे। अब किसी को खरीदने की बात कहना मतलब उसकी सॉवरेनिटी पे उसको इंसल्ट करने वाली बात है, इसलिए डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने, वहां की सरकार ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। अब देखिए एक ऑप्शन और है, क्योंकि उसका अपना रूल है, अपना सिस्टम है ग्रीनलैंड का, तो वो वहां पे जनमत करा सकते हैं और डेनमार्क से अलग हो सकते हैं। डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका में वो मिलने के लिए प्रोसेस चालू कर सकते हैं, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इससे अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, देखिए जो फाइनल सॉल्यूशन बताया जा रहा है वो इन सब के बीच में कहीं है, यानी कि इन सब चीजों को यूज किया जाएगा, जैसे कि प्रेशर का यूज किया जाएगा, फोर्स प्रेशर का यूज किया जाएगा, जिससे कि वहां पे माहौल बने यूरोप में कि भाई अमेरिका ये हमसे ले लेगा, इसलिए कोई और ऑप्शन सोचो, यानी कि कोई बीच का रास्ता सोचो कि ग्रीनलैंड उसे मिल जाए और सब लोग सहमत भी हो जाए। दूसरी बात, अमेरिका मॉरल प्रेशर बनाने की भी कोशिश करेगा कि भाई अगर ग्रीनलैंड हमारे पास नहीं आया तो चीन हम पे कब्जा कर लेगा, रूस हम पे कब्जा कर लेगा, यानी कि वो एक माहौल तैयार करेगा उस चीज के लिए, वो एक मॉरल प्रेशर डालेगा कि भाई हमारे वर्चस्व के लिए ये जरूरी है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की डेवलपमेंट की बात की जाएगी कि भाई अगर हमें मिल जाता है तो हम ग्रीनलैंड को ऐसे ऐसे करेंगे जो अभी काफी पीछे है ना, और खरीद फरोख्त की जाएगी। ग्रीनलैंड के पॉलिटिशियंस को खरीदा जाएगा, ना केवल ग्रीनलैंड के बल्कि जो और यूरोपियन कंट्रीज हैं, देखिए जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, उन्होंने अपनी बात कही कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई हम भी बैठे हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो उनके साथ भी नेगोशिएशंस होंगे। और आप ये बात मान के चलो, जिस दिन यूरोप के और देश मान गए, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, अगर ये देश कन्विंस हो गए, इनके साथ नेगोशिएशन सेट हो गए, तो जब ये लोग प्रेशर डालेंगे ग्रीनलैंड के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर, तो ये सौदा देर सवेर अमेरिका के हाथ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऑप्शंस हैं उनको मिक्सअप करके कोई वैसा सॉल्यूशन निकाला जाएगा जिससे कि अमेरिका के हाथ में ग्रीनलैंड आ जाए और अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए रखे।